नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। ये खास कार्यक्रम आपके लिए मिस्टर चीफ मिनिस्टर। जी हां, मिस्टर चीफ मिनिस्टर कार्यक्रम में हम बताते हैं कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री आपके लिए आने वाले दिनों में कौन सी योजनाएं लेकर आ रहे हैं और इन दिनों चुनाव को लेकर कौन कौन से राज्य में मुख्यमंत्री काफी ज्यादा एक्टिव है, ये बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा में 7वें इंडियन वाटर वीक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम योगी के अलावा प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में जल मौजूद है। हमारे कार्यकाल में 60 से ज्यादा नदियों को पुनः जीवित किया गया। योगी ने कहा कि ये नदियां लगभग लुप्त हो गई थी, इनका सिर्फ सैटेलाइट से ही दर्शन हो सकते थे। वो आज फिर से जल की उपलब्धता के साथ हम सबके सामने है। यूपी में 2018 में ही प्लास्टिक बैन कर दिया गया था। पहले ये प्लास्टिक नदियों में जाकर गिरता था। योगी ने आगे कहा कि यूपी में जल प्रबंधन पर काम चल रहा है। नमामि गंगे परियोजना के तहत काम चल रहा है। गांव में अमृत सरोवर योजना चलाई जा रही है। प्रदेश के अंदर विगत कुछ वर्षों के अंदर जो जल प्रबंधन को लेकर काम हुए हैं वो वाकई महत्वपूर्ण है। योगी ने इसके अलावा कहा कि मां गंगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भूभाग को कवर करती है। तो ग्रेटर नोएडा में ये कार्यक्रम किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल थे। जल को लेकर, उसकी उपलब्धता को लेकर ये कार्यक्रम किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल की उपलब्धता की जानकारी दी। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद ना सिर्फ ये सैटेलाइट से दर्शन करने के लिए बने बल्कि साफ सफाई भी की गई। गंगा में अमृत सरोवर योजना चलाई गई है। इसके अलावा प्लास्टिक को 2018 में बैन कर दिया गया था क्योंकि यही प्लास्टिक नदियों में गिरता था जिसकी वजह से नदियां साफ नहीं रहती थी। तो ये तमाम जानकारी जो है इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा राज्यपाल भी शामिल हुई और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी, उनका भी जोरदार स्वागत किया गया। खुद मुख्यमंत्री उनके आगमन पर स्वागत करते हुए दिखाई दिए। बुके देकर राज्यपाल ने उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें इस वक्त 7वें वाटर वीक के शुभारंभ में सीएम योगी, इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल रहे। जल संरक्षण के लिए अलग अलग स्तर पर प्रयास होने प्रारंभ किए गए हैं। आज हम लोगों ने जितनी भी हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन सबको इस बारे में कहा है कि घर का नक्शा बनाना हो या फिर कोई सरकारी भवन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसमें अनिवार्य रूप से लगना चाहिए। हम केवल इस मुगालते में न रहे कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त जल संसाधन है तो हम इसे नजरअंदाज कर लें। ये आज की आवश्यकता है और भविष्य के लिए, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी पेयजल के संकट के प्रति भी हमें आगाह कर रही है और जितनी जल की आपूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए उस रूप में हो सके और उस दिशा में एक तरफ प्रयास हुआ है, दूसरी तरफ जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना, जो बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र सबसे सूखा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर माना जाता था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोग दिसंबर 2022 तक बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की स्थिति में होंगे और हर घर में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, जिस क्षेत्र में टैंकर से पानी जाता था, लोग मीलों मीलों दूर जाते थे और वहां से जल भर करके लेके आते थे, तब भी वो शुद्ध जल नहीं होता था। आज शुद्ध जल की आपूर्ति उन क्षेत्रों में होती हुई दिखाई दे रही है। यह देख करके आनंद की अनुभूति होती है और हर व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता है। आज के इस अवसर पर जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हमें एक व्यवस्था के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। यह न केवल शुद्ध पेयजल आज की आवश्यकता है, जीवन को बचाने की आवश्यकता भी है। स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में कभी उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें होती थी और आज शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और स्वच्छता के लक्ष्य को प्रदान करने के उपरांत 95% मौतों को हम नियंत्रित करने में पूरी तरह हमें सफलता प्राप्त हुई है।
आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में चल रही योगशालाएं बंद नहीं होंगी, भले ही इसके लिए उन्हें भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। उन्होंने कहा कि आज ऐलान कर रहा हूं कि ये योगा क्लास बंद नहीं होगी, दिल्ली के लोग मिलकर ये क्लास करेंगे। मैं सभी टीचर से कहता हूं कि आप क्लास जरूर लीजिए, अगर मुझे इसके लिए भीख भी मांगनी पड़े तो भी फीस दूंगा, लेकिन योगा क्लास बंद नहीं होने दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में योग की कक्षाएं शुरू हो गई हैं और अगर गुजरात में सरकार बनी तो वहां भी योग की निःशुल्क कक्षाएं शुरू की जाएंगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल योगशालाओं को लेकर उन्होंने कहा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि अगर जरूरत पड़े तो मैं भीख भी मांगूंगा, लेकिन ये योगशालाएं बंद नहीं होंगी। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर योगा टीचर मुफ्त में योग सिखा रहे हैं और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए ये योग क्लास दी जाती है। 11 महीने से ये क्लास शानदार तरीके से चल रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सरकार पंजाब में जब है वहां पर भी ये कवायद शुरू हो गई है और इसके साथ ही साथ आने वाले वक्त में गुजरात में अगर सरकार बनती है तो वहां पर भी जो योग की कक्षाएं हैं वो शुरू की जाएगी। तो ये कक्षाएं निःशुल्क दिल्ली में दी जा रही है और इन कक्षाओं को बंद करने को लेकर जिस तरह से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, उसी सियासी संग्राम को लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि निःशुल्क ये क्लास चलती रहेंगी, जरूरत पड़ेगी तो भीख मांगने की नौबत होगी तो भीख मांगूंगा, लेकिन ये क्लास बंद नहीं होने दूंगा। ऐसा कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। वो हार रहे हैं तो कुमार, पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर के लिए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ देने का आरोप लगा, जिस पर अब केजरीवाल ने कहा है कि ये चुनाव को लेकर किया जा रहा है, सभी आरोप फर्जी हैं। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब चुनाव से पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेकर आए थे, अब गुजरात चुनाव है तो सुकेश चंद्रशेखर को लेकर आए हैं, उसके कंधे से ये लोग बंदूक चला रहे हैं। आपको बता दें सुकेश चंद्रशेखर, जिस पर ये आरोप लगा है कि उसने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को 10 करोड़ रुपए दिए हैं और इस पूरे मामले को लेकर ना सिर्फ आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है बल्कि सत्येंद्र जैन भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस सबको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ गुजरात चुनाव को लेकर किया जा रहा है और मोरबी हादसे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। सुनिए जरा। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर पीएमओ का ऑफिसर बन के पैसे लूटे। तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। नंबर 1। नंबर 2, परसों मोरबी हादसा होता है, कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं।
तो ये मतलब इससे ज़्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। सारे चैनल इस टाइम इस सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, जबकि 150 लोग जिनकी मौत हो चुकी है उसका सब भूल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में 3 राज्य राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानगढ़ धाम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी की जंग में आदिवासियों का बड़ा योगदान रहा। मानगढ़ धाम में 1000 से ज्यादा आदिवासियों ने अंग्रेजों से जंग करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसीलिए मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। सीएम गहलोत ने कहा कि गुजरात के बनासकांठा के पास भी आदिवासियों का नरसंहार हुआ था। गोविंद गुरु, बिरसा मुंडा सहित कई आदिवासी नेताओं ने समाज को जागृत करने का काम किया। गहलोत ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में जलियांवाला बाग की शहादत को याद किया जाता है, लेकिन मानगढ़ धाम की पहचान पूरे देश में नहीं है। इसीलिए इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, जिससे कि बच्चे भी मानगढ़ धाम की गाथाओं को पढ़ सके। जो इतिहास रचा है वो देश के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उस जमाने में 1913 के अंदर गोविंद गुरु जी के सानिध्य में आदिवासियों ने जो इतिहास रचा है वो देश के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उस जमाने में 1913 के अंदर गोविंद गुरु जी के सानिध्य में आदिवासियों ने जो इतिहास रचा है वो देश के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उस जमाने में 1913 के अंदर गोविंद गुरु जी के सानिध्य में आप सोच सकते हो कि आदिवासियों का जो इतिहास है वो महान इतिहास है। और मैं समझता हूँ कि जितनी खोज की जाए उतनी आपको नई नई कहानी मिलेगी कि आदिवासियों ने जंग में गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के लिए क्या क्या किया। हर जगह आदिवासियों का आज़ादी की जंग में बहुत बड़ा योगदान था। और मुझे खुशी है कि आज वागड़ की धरती पर आए हैं, मेवाड़ की धरती में महाराणा प्रताप का शौर्य पराक्रम देश और दुनिया में उसकी पहचान है। यहाँ फ्रीडम फाइटर बहुत हुए, यहाँ के मुख्यमंत्री भी हुए हरदीप जोशी जी, भिखाबाई भील बहुत बड़े नेता हुए देश के, माणिकलाल वर्मा हुए, भोगीलाल पंड्या हुए, उपाध्याय जी हुए, कितने लोग हुए जिन्होंने उस वक्त में भाग लिया था। पर ये मानगढ़ धाम जो इतिहास रच गया है, मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हमने प्रधानमंत्री महोदय को रिक्वेस्ट भी की है कि समय आ गया कि हम लोग क्यों नहीं इसको एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसकी स्थापना करें, जिससे कि पूरे देश जो जलियांवाला बाग की कहानी जानता है, इतिहास जानता है, त्याग और बलिदान किस प्रकार हुए वहाँ उसकी पहचान पूरे मुल्क के अंदर है। उसी प्रकार से मानगढ़ धाम की पहचान भी बने देश के अंदर कि आदिवासी समाज भी उस जमाने में पीछे नहीं था किसी से भी। राजस्थान के बांसवाड़ा में आदिवासियों की आस्था का केंद्र माने जाने वाले मानगढ़ धाम में आयोजित समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि 17 नवंबर 1913 का काला दिन कोई भी नहीं भूल सकता। आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मानगढ़ एक ऐसी जगह है जहां गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाएं आकर मिलती है। इन राज्यों के आदिवासियों की यहाँ बहुत श्रद्धा है। आजादी आंदोलन के सेनानी, वीर शहीदों की विरासत का गौरव सम्मान इस अमृत काल में करने का प्रधानमंत्री जी ने आह्वान दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव तहत हर घर तिरंगा अभियान से राष्ट्र सम्मान
राष्ट्रहित सर्वोपरि का भाव प्रधानमंत्री जी ने देश के जन जन में उजागर किया है। आजादी के वटवृक्ष को अपने बलिदान तथा संपूर्ण समर्पण से संचित करने वाले मानगढ़ के वनबंधु आजाद आदिजाति समुदाय की स्मृति जनमानस में पुनः जागृत करने का आज ऐतिहासिक अवसर है। ये हमारा गौरवशाली इतिहास है कि आदिवासी भाई बहनों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अलग अलग आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमारा आदिवासी समाज एक बलिदानी समाज है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के त्रिसंगम पर स्थित यह मानगढ़ हिल हमारे आदिवासी भाई बहनों की वीरता के अनेक उदाहरणों में से एक है। आज मैं इन सभी शहीद आदिवासी जनों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया। लेकिन 17 नवंबर 1913 का वो काला दिन कौन भूल सकता है जब अंग्रेजों ने लगभग 1500 आदिवासी भाई बहनों को गोलियां से भून दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण इस मानगढ़ हत्याकांड में हजारों आदिवासी राष्ट्र प्रेमी युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। गुरु गोविंद के आह्वान पर 1.5 लाख से अधिक आदिवासी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इस आंदोलन में शामिल हुए और अंग्रेज ने इकट्ठे हुए इन आदिवासी जानों पर गोलियां की बौछार कर दी थी। श्री गोविंद गुरु जी मानगढ़ के बिल आदिवासियों द्वारा आजादी के क्रांति के नायक के रूप में पूजे जाते हैं। मानगढ़ के इस नरसंहार और इतिहास के कालखंड में विलीन हो गई शस्त्र संग्राम की घटनाओं से वर्तमान पीढ़ी को परिचित कराने का बीड़ा आदरणीय बड़ा प्रधान श्री ने उठाया है। वहीं बांसवाड़ा में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश को आजादी चांदी की तस्करी में रखकर नहीं मिली। आदिवासियों के बलिदान को भुला दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें नमन करने का अभियान चलाया है। हमारे देश को आजादी अंग्रेजों ने चांदी की तस्करी में रख के भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़े थे। कई ने अपनी जिंदगी अंडमान और निकोबार के जेलों में गुजार दी थी और कई ऐसे थे जिन्होंने अपने खून की बूंद से मानगढ़ और भारत भूमि को पवित्र किया था, रंगा था, तब जाके ये देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। लेकिन आजादी के बाद आजादी की लड़ाई का सही इतिहास सचमुच में नहीं पढ़ाया गया और कई शहीद ऐसे थे जिनका बलिदान सामने नहीं आ पाया। और मानगढ़ में जो कुछ हुआ मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि महेश जी ने विस्तार से आपको बताया है, लेकिन अपनी धर्म, अपनी संस्कृति और अंग्रेजों को चेतावते हुए गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में भूरटिया नहीं माने रे, नहीं माने रे, अंग्रेजों की चुनौती को स्वीकार किया और 1507 से ज्यादा भील भाई और बहनों ने यह बलिदान किया। सचमुच में बलिदान की भूमि है। मैं प्रणाम इसलिए करना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि आजादी के वो क्रांतिकारी जिनका नाम सामने नहीं आ पाया, उनके बलिदान स्थल पर अगर स्मारक बनाने का फैसला किया तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन नकल छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन? गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? और शहीदों के पूजन की ये परंपरा फिर से प्रारंभ की है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। यहाँ की मानगढ़ की अमर गाथा, जहाँ 1507 से ज्यादा भील भाई और बहनों ने बलिदान दिया, आज सचमुच में वो जहां भी होंगे उनको लगता होगा कि हमारा बलिदान याद किया जा रहा है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।